हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोट से। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, ठीक है। एक्शंस पॉजिटिव लेने हैं, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखते हैं इंडेक्स क्या खास है आज न्यूज़पेपर में, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट ये कल रिलीज़ हुई थी, ठीक है। कल की न्यूज़पेपर में था। कल मेरी कुछ हेल्थ ख़राब थी, जिस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई। ये वाली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आज इंक्लूड की है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है। एजुकेशन में इनकी रिपोर्ट डाली जाती है। सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड एक एक्सप्लेन्ड पेज पे एडिटोरियल आया है, पढ़ेंगे उसमें। वो बना है मारू गुरजारा स्टाइल, तो ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंपीट टू ड्राइव, ये एक एडिटोरियल है जो जीएस पेपर 2 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स का रिलेटेड, जो मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। मोस्ट रूरल किड्स 14 to 18 कैंट डू क्लास 3rd मैथ्स, ओवर 25% कैंट रीड। यानी कि यहाँ पे 14 साल से 18 साल के बीच में बच्चों का सर्वे किया गया, ठीक है, बाय एन एनजीओ जिसका नाम है प्रथम। वो निकालता है एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके तहत ये पाया गया कि 14 साल से 18 साल तक के जो बीच के बच्चे हैं, ये 3rd क्लास की मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, 3rd क्लास की टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी ख़राब है। सरकार ने जो एनरोलमेंट है, स्पेशली ऑफ प्राइमरी वाला, उन्होंने एनरोलमेंट का तो अचीव किया है, बट क्वालिटी अभी भी निचले स्तर पर ही है। ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए। ऑलमोस्ट 9 in 10 आर इन स्कूल, यानी कि आप एनरोलमेंट देख सकते हैं, ठीक है। But 56.7 teens could not do simple division। और यहाँ से दिखती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मोर देन, ये वाला डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए, एसए के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको जहाँ पे भी मौका मिलेगा आपको ये वाला डाटा कोट करना है। इसीलिए आपको मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन सिखाती हूँ कि आप कुछ अगर चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन हाफ ऑफ 14 to 18 year old children in rural India cannot solve a simple 3-digit division problem that's usually taught in class। यानी कि जो क्लास 3rd या 4th में पढ़ाई जाती है वो 14 से 18 साल तक के बीच के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो जो 9, 10, 11, 12 में है वो लोग नहीं कर पा रहे। इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग टाइम एंड डूइंग बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, ये एसर की रिपोर्ट में पाया गया। एडोलसेंस के बीच में एक ह्यूज स्किल डिफिशिएट देखा गया है, यानी कि मार्केट में एंटर करने के लिए, जॉब में एंटर करने के लिए उनके पास जो स्किल्स होनी चाहिए थी वो नहीं है। यहाँ पे रिवील किया गया है कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं विद बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। ये डाटा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि बच्चे यहाँ पे क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस करने में, इवन अ बेसिक सिंपल डिवीज़न, ठीक है, एंड रीड एंड कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत है उन्हें। ओवरऑल of those aged 14 तक quarter, 26.5% could not read a class 2 लेवल टेक्स्ट बुक, यानी कि 2nd क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते।
14 ईयर्स से ऊपर वाले। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और ज़रूर बनेगा जिसमें क्वालिटी पूछी जाएगी, ठीक है। अक्रॉस द टास्क, अक्रॉस मोस्ट वो टास्क मेल ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है, बॉयज़ ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 45% बॉयज़ इन द एज ग्रुप 14 to 18 could do at least division, while 41.8 ये % गर्ल्स ने ही किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर डिवाइड भी है। जेंडर डिवाइड कैसा, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और जो एजुकेशन के लिए क्या टाइम निकालना, क्वालिटी मेंटेन करके रखना घर में पढ़ाई के साथ, वो यहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वुमेन को, ठीक है, गर्ल्स को। Emphasizing the importance of foundational learnings in life skills, not just for academic advancement but also to transpose daily life। यानी कि यहाँ पे ईसर की डायरेक्टर क्या कहते हैं कि एकेडमिक एडवांसमेंट ही होनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप लाइफ के जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे कोप करते हैं, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए एजुकेशन से, ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिकली आप मेज़र कर रहे हैं बच्चों को। एट सम लेवल इंडिया इज़ इन यूनिक पोजीशन राइट नाउ। अब इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट। इसका पोटेंशियल अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यूथ में स्किल्स नहीं है, और जब तक स्किल्स नहीं होंगी तब तक यूथ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक नेशनल डिज़ास्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट, अब इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, डेवलप्ड बनना है 2047 तक, बट हमारे यूथ में स्किल्स नहीं है। वी कैन ओनली रीप, ये वाला आप कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो। वी कैन ओनली रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड एसोसिएटेड विद द यंग पॉपुलेशन if our youth are well supported to achieve their aspirations and participate productively in the nation building process, ठीक है। सर्वे को कंडक्ट किया गया था 28 डिस्ट्रिक्ट में इन 26 स्टेट्स, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से 2 रूरल विलेजेस को यहाँ पे स्टडी किया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये वाली रिपोर्ट तो पढ़ा दी, अब देखते हैं मेजर इश्यूज़ क्या है रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2019 to 20 में ओनली 12% ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड 30% हैव कंप्यूटर्स। ये वो समय है जब कोविड था, ठीक है। कोविड के टाइम पे स्कूल्स बंद हो गए थे, लोगों ने ऑप्ट किया डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बट यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, जिस वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। अबाउट 42% ऑफ दीज स्कूल्स लैक्ड मतलब फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे लैक कर रहे हैं स्कूल्स में। टॉयलेट्स नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, जिस वजह से ड्रॉप आउट रेट्स भी देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप ये % ना याद रखें को मतलब चलेगा, बट आप ये बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, जो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, रैम्प्स नहीं है। लैक्ड वॉश फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉश बेसिन्स नहीं है। इसी वजह से देखा जाता है हाई ड्रॉप आउट रेट। 6 to 14 जो एज ग्रुप लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज वॉज द रीज़न बाय 21.4% of girls and 35% of boys between 6 to 17 years का ड्रॉप आउट हो जाता है, उन्हें स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है।
यहाँ पे देखा जाता है कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। पढ़ाने का तरीका भी इस तरीके में भी क्वालिटी नहीं है। रटाफिकेशन होता है, काफ़ी रटा मारने को दे दिया जाता है। टीचर खुद कहती है तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मुझे सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाने से मतलब है। इस टाइप की तो एजुकेशन, ये शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो इससे कैसे उनका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, यानी कि यहाँ पे IITs एंड IIMs का जो कंपटीशन है, जिस वजह से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बाहर चले जाना, ठीक है, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्रेफर करते हैं। देयर इज़ अ डेफिनेटली अ क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बट क्वालिटेटिव फ्रंट में हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, ठीक है। हमने एनरोलमेंट बढ़ा दी बट क्वालिटी अभी भी वैसी ही है। मास इलिटरेसी, 25% ऑफ इंडियंस अभी भी इलिटरेट हैं, which also leaves them socially and digitally excluded. Lack of educate attention to Indian languages, ज़्यादातर पढ़ाई इंग्लिश में होती है, तो इंडियन लैंग्वेजेस में जो बच्चा यूपी से है, बिहार से है, उसे तो उतनी इंग्लिश नहीं आती, उसे ना इंग्लिश समझ में आती है। तो वहाँ की इंडियन लैंग्वेज में स्पेशली जो अर्ली ईयर्स होते हैं स्कूलिंग के, उसमें ज़रूरी है, उसमें पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या होती है, इंग्लिश होती है, रिजल्टिंग इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल स्टूडेंट्स। लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। 2020 पॉलिसी के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके तहत क्या बोला गया कि वोकेशनल एजुकेशन लेंगे 8वीं के बाद, ठीक है। इसमें क्या है, वोकेशनल एजुकेशन में जो एकेडमिकली जो पढ़ाई होती है उसके अलावा भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कि कारपेंट्री हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गई, एंड होम साइंस के तहत शेफ़ हो गए, ठीक है, ये भी उन्हें सिखाया जाएगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन भी क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। अनएफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अब एजुकेशन स्पेशली प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ की फ़ीस तो बहुत हाई होती है, फिर कैसे ये एक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आता है कोई पर्सन या कोई फैमिली, वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, राइट। और पेरेंट्स क्या मानते हैं, एजुकेशन में जो वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं, एक खर्चा मानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। दे वुड रैदर वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू वर्क एंड अर्न, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया तुम काम करो और कमाओ। वे फॉरवर्ड क्या है, अब वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि क्वालिटी को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको अपना सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट दिखाना होगा। टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि माइंड उनका इतना डेवलप हो कि वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाए, ठीक है, डिसीजंस ले पाए, ऐसा करिकुलम उन्हें देना है, ऐसा सिलेबस, ऐसे सब्जेक्ट्स उन्हें देने हैं। प्रिपेयर देम टू फेस आउटसाइड वर्ल्ड व्हेन दे एंटर इनटू वर्कफोर्स। क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्हें लर्न करवाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स, स्मार्ट क्लासेस, उन्हें ऐसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में, स्कूल में, क्लास में इंगेज्ड रखे, ठीक है, वो डीमोटिवेट ना हो जाए पढ़ने से कि स्कूल में तो पढ़ाई होती ही नहीं। लिंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द एजुकेशन सेक्टर विल ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 पॉलिसी है ना, उसके तहत क्या बोला गया, 12+2 सिस्टम को हटा दिया गया। कौन सा सिस्टम आ गया है, 5334। ये प्री स्कूल एज ग्रुप को भी यहाँ पे फॉर्मली एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात कही गई। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, यानी कि जब तक शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट ना मिले तब तक इंसेंटिव नहीं मिलता, तब तक पेरेंट्स क्या समझते हैं कि इसकी पढ़ाई बेकार है, सिर्फ खर्चा करवाया, जब तक उस बच्चे को जॉब नहीं मिलती कहीं पे। तो
यही हमें करना है कि मतलब शिक्षा एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, राइट, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद क्या है, जॉब्स प्रोवाइड करवानी है। इंडस्ट्रीज़ एंड जो एकेडमिक्स हैं उसका कोलैबोरेशन यहाँ पे ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्कूल्स में आए, पार्टिसिपेट करें, बच्चों को सिखाएं कि ये चीज़ है क्या, कैसे बनती है, कैसे इसमें आप एक फ्यूचर देख सकते हैं, राइट। ये कोलैबोरेशन होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करवाना है। स्टूडेंट्स इन रूरल रीजन्स हैव ग्रेट पोटेंशियल and are motivated to study but lack the right mentoring। ठीक है, अब उनके पेरेंट्स भी मतलब शिक्षा दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, बट क्या होता है, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती या उन्हें सही मेंटर नहीं मिलता कि जाना किस करियर फील्ड में है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है एंड बच्चों के लिए भी, और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी दिक्कत है। जेंडर गैप को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। स्पेशल पब्लिकेशन एजेंसीज चाहिए जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसे ट्रांसलेट कर सके। ट्रांसलेट रिसोर्सेज इनटू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, ताकि उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को कोई भी हो, ज़रूरी क्या है, उन्हें शिक्षित करना। ठीक है, टेकिंग अ नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, यानी कि जैसा पहले गुरुकुल सिस्टम था वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती थी शिष्य की, ठीक है, उसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स लेके जाना है। एथिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन, जैसे कि सेल्फ रिलायंस हो गई, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंटेग्रिटी, आप ये कीवर्ड्स भी मतलब मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आज भी रिलेवेंस है जो एंशिएंट इंडिया में पढ़ाई जाती थी ये सब। ठीक है, आज भी जो बच्चे हैं उन्हें इसकी शिक्षा देनी, वैल्यूज़ देनी ज़रूरी है ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन से डील कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल। यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम 22 जनवरी को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीएम ऑफ इंडिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सेकुलर है हमारा इंडिया, रिलीजियस डोमेन से पॉलिटिक्स को अलग रखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का आज जिक्र है। ठीक है, इस इनागोरेशन से सोमनाथ मंदिर को याद किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद गए इनागोरेशन करने और पीएम नेहरू ने, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट का क्या किया, विरोध किया, अपोज किया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होके आप जा रहे हैं रिलीजियस डोमेन में। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोमनाथ मंदिर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, लोकेटेड इन प्रभासपतन इन गुजरात। सबसे पहला तो फैक्ट ये याद रखना है कि कहाँ है, गुजरात में है। होली प्लेस है, ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उससे सबसे पहला वाला, फर्स्ट वाला माना जाता है सोमनाथ। ये महादेव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और माना जाता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा यहाँ पे उन्होंने अपनी लास्ट जोनी ली थी। इसने बहुत सारे डेमोलिएशंस फेस किए हैं टेम्पल ने, बहुत बारी टूटा फूटा, स्पेशली ये महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, इसे गजनवी भी कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार इंडिया में आया, सोमनाथ की टेम्पल की तरफ गया, लूटा तोड़ा। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, इसे सोमनाथ टेम्पल देवपतन भी कहते हैं, लोकेटेड है प्रभासपतन में, वेरावल इन गुजरात, इंडिया। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से फर्स्ट है। इसने रिपीटेड डिस्ट्रक्शन देखा है बाय सेवरल मुस्लिम इन्वेडर्स। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल ने इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर दिए। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर दिए, जो मारू गुरजारा स्टाइल पे बनाया गया।
अभी प्रेजेंटली क्या है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो पीएम ऑफ इंडिया है, वो चेयरमैन है किसके? श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। ये वाला देखिए क्वेश्चन आया था, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनागोरेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरवल। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, अभी पढ़ा, यस है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल-बरूनी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता ऑप्शन से आंसर निकल जाए। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। ये फैक्चुअली रॉन्ग हो सकता है। अभी हमने पढ़ा कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो अगर 3 को यहाँ पे कट किया जाए तो ये वाला आंसर राइट है। ठीक है, कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये बात पक्की है। और अल-बरूनी ने इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि दिया हो। ठीक है, एक बहुत पुराने राइटर थे अल-बरूनी। वो इंडिया में आए इन्वेडर्स के साथ और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अकाउंट्स, काफ़ी रिलीजियस टेम्पल्स एंड यहाँ की सोसाइटी के बारे में मेंशन किया। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर ने अल-बरूनी की लिखी हुई सारी बुक्स सही है अभी या पढ़ी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ना एक ब्रॉड व्यू दिखाता है क्वेश्चन का, और ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू हो सकता है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है ही। थर्ड वाले में क्या थी? कंफ्यूजन थी कि ये फैक्चुअली रॉन्ग हो सकता है। और अभी हमने पढ़ा कि वो राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने इनागोरेशन किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी पढ़ते हैं उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सोलंकी स्कूल, इसे मारो गुर्जारा स्टाइल भी कहते हैं, ये नागरा स्टाइल है। ठीक है, नागरा, वेसारा, द्राविडियन मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं। गुजरात एंड राजस्थान में ये फेमस ये वाला स्कूल था। यहाँ पे टेम्पल वॉल में कोई स्कल्पचर्स नहीं होते, गर्भगृह कनेक्टेड होता है मंडपा से, इनसाइड भी और एक्सटर्नली भी। द पोर्टिकोस फीचर्ड ऑर्नरेट आर्क्ड एंट्रेंसेस नोन एज तोरन्स। यहाँ पे सूर्य कुंड भी होता है, एक स्टेप्ड टैंक होता है। यहाँ पे आप मोधेरा सन टेम्पल में देखेंगे स्टेप्ड क्या है? सीढ़ीदार नुमा यहाँ पे अब टैंक है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। ये मारो गुर्जारा स्टाइल में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, कम्पीट टू थ्राइव। यहाँ पे क्या कह रही हैं मतलब ऑथर कि जैसे जैसे अमृत काल हुआ, यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस भी बढ़ती है, क्योंकि इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे मार्केट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कंपनीज स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ये सिग्निफिकेंस है कि ये इंश्योर करता है कि मार्केट में कंपटीशन बरकरार रहे, फेयर एंड फ्री कंपटीशन बरकरार रहे। ठीक है, कोई भी लार्ज कंपनी स्मॉल कंपनीज पे मोनोपोली क्रिएट ना करे। वो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट्स को बहुत स्कैर्स मतलब काफ़ी स्कैर्स कर दे रही है एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइसेस नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जितनी भी तारीफ की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, इंडियाज़ जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बिन रिमार्केबल स्टोरी। कैसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी से हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बने। ठीक है, हमने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया। फिर ये हमारे पास कुछ अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, जैसे कि डिजिटल रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है, अब काफ़ी सारी ई बिजनेसेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, राइज ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है हमारी इंडिया से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की, ग्लोबल मार्केट की। ठीक है, जो अमेजन वगैरह जो कंपनीज़ हैं ये ग्लोबल कंपनीज़ हैं, बट इंडिया में इनका काफ़ी क्या है, विस्तार है, प्रचार है। ठीक है, काफ़ी यूज़ हो रही है अमेजन के प्रोडक्ट्स। CCI हैज़ बीन फोरफ्रंट, यानी कि यहाँ पे अब CCI की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस बताई गई है कि ये इंश्योर करता है, प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन एंड कर्बिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस।
इसका 2-fold अप्रोच होता है, एनफोर्समेंट एक्शन एंड एडवोकेसी मेजर्स। एनफोर्समेंट एक्शंस के प्रति के तहत क्या होता है कि अगर कोई कंपनी मोनोपोलाइज कर रही है या कार्टेलाइजेशन हो रहा है मार्केट में, उसे प्रिवेंट करने के लिए अपनी गाइडलाइंस को का स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट करेगी, ठीक है, ताकि फ्री एंड फेयर कंपटीशन मार्केट में बरकरार रहे। प्यूनिटिव एक्शंस लेंगी एंड रेमेडियल सॉल्यूशंस लेंगे। वेयरएज जो एडवोकेसी मेजर्स है ये अंडरटेकन विद द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये डिस्कशन किया जाता है ताकि एक कल्चर ऑफ कंपटीशन मार्केट में रखा जा सके। CCI ऑल्सो एग्जामिन्स द कंडक्ट ऑफ डोमिनेंट कंपनीज, जो भी डोमिनेंट कंपनीज हैं उनका कंडक्ट कैसा है, कैसी है वो मार्केट में, ठीक है, टू एंश्योर दे डू नॉट अब्यूज़ देयर जो पावर्स हैं उनके पास, ठीक है, जो लार्ज कंपनीज होती हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है, वो उसका एब्यूज़ ना करे, मिसयूज़ ना करे, इस पे भी ध्यान देती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रैक्टिसेस लाइक प्रेडेटरी प्राइसिंग, डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि क्या हुआ, स्मॉल कंपनीज़ को क्या कर लिया इन्होंने, स्टेक पे ले लिया, ठीक है, अपने अंदर अपनी कंपनी में, ये मतलब मर्जिंग भी कहते हैं इसे। यहाँ पे ऑथर कह रही है कि हाँ ये समटाइम्स तो बेनिफिट करता है कंज्यूमर्स को, बट यहाँ पे रिस्क होता है लार्ज एंटिटीज माइट अब्यूज़ देयर मार्केट पावर, और ये हार्मफुल होता है हमारे कंपटीशन, हमारे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए। सेटिंग प्राइजेस अनफेयरली, ठीक है, लिमिटेड चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंश्योर करे कंपटीशन। स्टेक होल्डर्स को एडुकेट किया जाता है, ठीक है, कि कंपटीशन का एनवायरनमेंट मेंटेन करना कंज्यूमर की वेलफेयर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ओपिनियन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग कंपटीशन एज एंड व्हेन साउट, ठीक है, एडवाइस भी करते हैं, ओपिनियन भी देते हैं कंपटीशन के मैटर्स पे। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये सेफ गार्ड करते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। द डिजिटल इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ फ्यू टेक जायंट्स प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस, ठीक है, जैसे कि जो हम अब हम क्या है, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो डिजिटली अपना काम चलाना चाहते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो भी इस डिजिटाइजेशन का यूज़ कर रही हैं और हो सकता है कि ये मिसयूज़ करें, स्पेशली डाटा पे कंट्रोल करें, क्योंकि डाटा क्या है, आज के ज़माने में एक की रिसोर्स है, बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है डाटा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करता है विद अदर रेगुलेटरी बॉडीज़, government agencies and international organizations to create a holistic regulatory environment, ताकि knowledge sharing हो सके, harmonizing regulations and effective enforcement। आप इसके कुछ functions लिखेंगे, इसके significance लिखेंगे एग्जाम में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया है। कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, ये याद रखना है, मेंशन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी पहले, इसे हटा के लेके आया गया कंपटीशन एक्ट 2002 बाय राघवन कमेटी। रिकमेंडेशंस किसने दी थी? राघवन कमेटी ने। कॉम्पोजिशन इसमें क्या है? 1 चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच गिव्स ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ऑल्सो डील्स विद अदर केसेस, ठीक है, ओपिनियन भी देती है एंड एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, अभी बताए एनफोर्समेंट प्यूनिटिव मीजर्स लेती है, ठीक है, तो इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जा सकता है। और क्वासी जुडिशियल बॉडी आपके जीएस पेपर 2 में मेंशन है, ठीक है, तो वो ये अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या कहता है? वही कंपटीशन को मेंटेन करके रखना, उन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करना
जो कंपटीशन को मेंटेन नहीं कर रही हैं। अब्यूज़ किया जा रहा है डोमिनेंट पोजीशंस के द्वारा। इसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। उसके बाद 2017 में जो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसे हटा के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को उसके सारे फंक्शंस दे दिए गए। चैलेंजेस क्या है? अब ऑथर ने क्या किया, ऑथर जो एडिटोरियल है उसमें डिस्कस किए हैं इसके फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस, राइट। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में लिखने होंगे, ठीक है। चैलेंजेस पोस्ड बाय डिजिटाइजेशन, वही जब मैंने अभी आपको बताया कि न्यू डिजिटल एरा है जिसके तहत डाटा एक की रिसोर्स है, तो ये ध्यान रखना होगा कि डाटा का एब्यूज़ या मिसयूज़ ना हो सके। नीड फॉर न्यू मार्केट डेफिनेशन, यहाँ पे क्या है, जो डिजिटल मार्केट है उसे भी इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है, 2002 का। अब सोसाइटी चेंज हो रही है, राइट। अब मार्केट प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। कभी जो बिल्कुल फिजिकल इंटरैक्शंस होती थी मार्केट में, अब वो ऑनलाइन चीज़ें अब ज़्यादा हो रही हैं, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। थ्रेट फ्रॉम कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन में क्या होता है, या तो प्राइस को रेज कर दिया अबव द कम्पिटिटिव लेवल और आउटपुट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, सप्लाई कम कर दी, प्राइजेस रेज कर दिए। Cartel either force some consumers out of the market by making commodity more scarce, ठीक है, commodity को काफ़ी scarce बना दिया ताकि कंज्यूमर क्या करे, उसके लिए प्राइजेस पे करे, हायर प्राइजेस पे करे। अर्निंग प्रॉफिट दैट फ्री कंपटीशन वुड नॉट हैव अलाउड, इनका मकसद होता है क्या करना, प्रॉफिट को अर्न करना। देयर इज़ अ नीड टू लुक इनटू दीज and ensure there is no monopolistic और duopolistic tendencies, ठीक है, मोनोपोलाइज नहीं करने देंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सप्लाई साइड मैनिपुलेशंस होते हैं, ठीक है। सप्लाई साइड मैनिपुलेशंस का मतलब क्या है, सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, प्राइजेस को रेज कर दिया जाएगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, CCI should understand and the technological nuances of new digital era, whether these markets are being fairly, effectively, ये keywords important है, याद रखिएगा, and transparently used for benefits of consumer। जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन हो रहा है, एक न्यू डिजिटल एरा की तरफ हम आ रहे हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें कि क्या क्या न्यू एमर्जिंग चैलेंजेस है और उससे कैसे डील करना है ताकि मार्केट बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कंपटीशन हो। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए, ठीक है। ये आपको आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी पढ़े जा सके, रिवाइज किए जा सके। PDFs नहीं खुलती बाद में, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी स्लो रहा होगा क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी उतनी, और अभी भी नहीं है उतनी, तो ठीक है, उसके लिए माफ़ी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।